हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। लास्ट क्लास में हमने एडाफिक फैक्टर के बारे में बात की थी और साथ में हमने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर के बारे में भी बात की थी। हमने देखा था कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने इंटरनल लेवल को कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने इंटरनल लेवल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर, जिसमें से 99% एनिमल्स क्या हैं, कन्फर्मर ही होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं रेगुलेटर। लेकिन यहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक हद तक अपनी बॉडी के लेवल को, इंटरनल लेवल को कांस्टेंट रख पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल लेवल, लेकिन उसके बाद वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और उनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। साथ में मैंने आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताया था कि जब बहुत ज्यादा एक्सटर्नल स्ट्रेस की कंडीशंस होती है तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। तो चलिए यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें कवर कराई थी। मान लो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है एंड अगर आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो उससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो एक नया तरीका अपनाते हैं। वो एक्सटर्नल स्ट्रेस की कंडीशंस में अडेप्टेशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें एक अडेप्टेशन हो सकती है माइग्रेशन। माइग्रेशन आपने आई होप बहुत बार सुना होगा एंड आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। देखिए, माइग्रेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जहां पर वो ऑलरेडी रह रहा था वहां पर कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हार्श हो चुकी हैं और वो ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। इन दैट केस वो ऑर्गेनिज्म वहां से क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इट इज जस्ट अ टेम्पररली सॉल्यूशन फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशंस है वहां से आप क्या कर जाते हो, शिफ्ट कर जाते हो। शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ किस वजह से शिफ्ट कर सकते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी योर फूड, शेल्टर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कोई मीटिंग पार्टनर ढूंढ रहे हो तो उस कंडीशंस में भी आप माइग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल विंटर की अगर हम बात करें तो विंटर में थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया एक बहुत ही ठंडा इलाका है, वहां से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं हजारों की संख्या में उड़ के आते हैं। एंड कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं आपके पास क्योलाडो नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर में है, राजस्थान के अंदर। तो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट फिर भी थोड़ा ठीक है विद रिस्पेक्ट टू दैट कोल्ड रीजन जो आपका नदर्न एरिया में मिल रहा है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, टेम्पररली टाइम अपनी उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को बचाने के लिए, अपने आप को वहां बचाने के लिए ये वहां से मूव कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए। एक होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को सस्पेंडेड कंडीशंस में रख लेते हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, अपनी एक्टिविटीज को रोक लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, छोटे प्लांट्स हो गए, उनमें क्या होता है, स्पोर्स जो बनेंगे वो थिक वॉल बनेंगे, आर फॉर्म्ड, थिक वॉल स्पोर्स बनेंगे एंड जो उसको क्या करेंगे, हेल्प देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस में, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। इसी तरह इनके जो बेसिकली इनके जो स्पोर्स होंगे ना, उनके चारों तरफ क्या होगी, एक थिक वॉल होगी, जिसकी वजह से वो एक कंडीशंस, हार्मफुल कंडीशन, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है उसको वो रोक सकते हैं, वहां पर वो अडेप्ट रह सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, अब ये तो छोटे प्लांट्स थे या फिर बैक्टीरिया थे या फिर फंगस थी, लेकिन जो बड़े प्लांट हैं उनका क्या होगा अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल है, तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, सीड्स एंड सम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इनएक्टिवेट, उसको वो क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, उनकी अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। सीड्स हो गए या फिर कोई वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हो गया जिसकी थ्रू पूरा प्लांट बन सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरमेंसी। ये आप प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो, प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर है हमारे पास, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस स्टेप को हम बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया कि प्लांट में, बैक्टीरिया में, लोअर प्लांट में, हायर प्लांट में क्या तरीके हो सकते हैं सस्पेंड करने की एक्टिविटीज को। बट अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में भी कुछ आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है कि अगर आप विंटर में क्या कर गए हो, एस्केप कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी और अब आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो या फिर आप उस कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो वहां से क्या हो जाते हैं,
एस्केप हो जाते हैं, छुप जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, जो आपको कहाँ मिलेगी, पोलर बियर कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपने पोलर बियर देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, गुफाओं में, केव में जाकर के छुप जाते हैं। इसी तरह समर की अगर हम बात करें तो समर में भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत ज्यादा गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग। इसमें आपको क्या मिलता है, एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे स्नेल हो गया, फिश हो गई, ठीक है। इसी तरह जब छोटे ऑर्गेनिज्म, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जू प्लैंकटन, जब हम जू प्लैंकटन की बात करते हैं तो मैनी जू प्लैंकटन, चाहे लेक्स की बात करें, जू प्लैंकटन लेक्स में होंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम पोन्ड्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जहां पर वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर लेते हैं, एंड दैट स्टेज इज नोन एज डायापोज। याद रखिएगा, इस स्टेज को हम बोलते हैं डायापोज, जहां पर जो जू प्लैंकटन है वो चाहे लेक्स हो, पोन्ड्स हो, वहां पर अपनी एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं। दिस इज नोन एज डायापोज। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, अब तक हमने बात की कि एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं अगर बाहर की कंडीशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। लेकिन हमने जितनी भी रिस्पॉन्स पढ़े वो एबायोटिक स्ट्रेस के अकॉर्डिंग पढ़े, कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी है, तो हमने एनिमल के रिस्पेक्ट में चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल और प्लांट में मेजर डिफरेंस ये है कि एनिमल कैन मूव बट प्लांट कैन नॉट मूव, राइट। तो अगर स्ट्रेसफुल हैबिटेट है तो प्लांट किस तरीके से खुद को अडेप्ट करेंगे उस एनवायरनमेंट में। तो चलो एक अलग अलग कंडीशंस लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रेस हो सकता है और ऑर्गेनिज्म किस तरीके से, बेसिकली प्लांट खुद को किस तरीके से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे वाटर की। सपोज कर लो वाटर हमने एक स्ट्रेसफुल हैबिटेट लिया है, एक ऐसी कंडीशन, वाटर अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट या तो वाटर कम है या वाटर बहुत ज्यादा है, तब प्लांट किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्लांट होते हैं वाटर में जो, और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, जो रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है। अब ये प्लांट्स जो होते हैं हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट, यानी इनको क्या रिक्वायर है, अब इसमें आपके पास वाटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज्यादा पानी में जो रह रहे हैं, ठीक है। ये अब ये खुद को अडाप्ट कैसे करेंगे, पहली कंडीशन हमने मानी है कि ऐसे प्लांट जिनको जो ज्यादा वाटर कंडीशंस में रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। इसमें आपके पास 3 तरीके के प्लांट मिलेंगे आपको। एक तो ऐसे प्लांट होंगे जो सबमर्ज्ड होंगे, यानी कि जो आधे डूबे हुए होंगे, उनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। फॉर एग्जांपल वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट, राइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्रीली फ्लोटिंग कर रहे हैं पैसिवली, या फिर वो फिक्स हैं, मतलब वाटर सरफेस पर वो फिक्स हैं, तो हम उनको बोलेंगे फिक्स्ड फ्लोटिंग, वो शो कर रहे हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर 2 तरीके के हैं, फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं या फिर वो फिक्स्ड फ्लोटिंग हो सकते हैं। तो जो फ्री फ्लोटिंग है उनमें एग्जाम्पल आ जाता है आइकोर्निया, जिसका दूसरा नेम वाटर हाइसिंथ भी आप इसको देख सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोल सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों बोला जाता है बाद में। एक होता है ट्रापा, एक होता है जशिया। तो आइकोर्निया, ट्रापा एंड जशिया, दीज आर फ्री फ्लोटिंग, आपके पास क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैं। इसके अलावा अगर आप फिक्स्ड फ्लोटिंग की बात करोगे तो उसमें एग्जांपल आता है निलंबो और निम्फिया। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। निलंबो और निम्फिया ये क्या है, बेसिकली फिक्स्ड हैं और फ्लोट कर रहे हैं। एमर्ज जैसे होते हैं जो पानी से बाहर निकले हुए होते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है रेननकुलस। रेननकुलस को आप बटर कप भी बोल सकते हो, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में इसका दूसरा नाम दिया गया है बटर कप। तो एमर्ज्ड बेसिकली क्या है, रेननकुलस। तो ये याद रखना, सबमर्ज्ड में वेलिसनेरिया और हाइड्रिला एग्जांपल याद रखोगे। फ्लोटिंग में यू हैव 2 कंडीशंस, फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग वो होंगे जो सरफेस पर फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे, पैसिवली फ्लोट कर रहे होंगे, आइकोर्निया, ट्रापा एंड जशिया। फिक्स्ड फ्लोटिंग वो होंगे जो आपकी एक जगह पर फिक्स होंगे, जैसे निलंबो एंड निम्फिया। एंड इमर्ज्ड होंगे जो पानी से बाहर निकले हुए होंगे, जिनको हम बोलते हैं रेननकुलस। अब ऐसे प्लांट क्योंकि बहुत ज्यादा पानी के अंदर रह रहे हैं तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, जैसे कि इन प्लांट्स में बेसिकली रूट क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको रूट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि दे आर लिविंग इन वाटर। अगर आप ऐसे कंडीशंस में रह रहे हो जहां पर पानी कम है, तब तो आप रूट को ज्यादा डीप करोगे ना, लेकिन इनके प्लांट्स को तो रूट की जरूरत ही क्या है जब ये पानी में ही है। तो रूट्स आर एब्सेंट और अंडर डेवलप्ड। रूट कैप भी एब्सेंट है।
क्योंकि सॉयल नहीं है तो प्रोटेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको नीचे जाना ही नहीं है सॉयल को हटा करके। उसके अलावा रूट पॉकेट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर जो स्टोरेज का काम करेंगे। क्यूटिकल एब्सेंट होगी। रूट पॉकेट्स में बेसिकली आपको बायोन्सी के लिए हेल्प करती हैं ये, इनमें एयर भरी हो सकती है जो आपको फ्लॉट करने में हेल्प करती है प्लांट्स को। क्यूटिकल एब्सेंट होगी। क्यूटिकल इनके पूरे सरफेस पे एब्सेंट होगी जिसकी वजह से कहीं से भी वाटर का एक्सचेंज कर सकते हैं। हेंस वाटर कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम एंटायर बॉडी। इसके अलावा इनके पास कैसी कवरिंग होगी? म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, क्यूटिकल एब्सेंट होगी। ठीक है। उसके अलावा स्वॉलन पेटियोल होगा फ्लॉट करने के लिए। फ्लॉट करने के लिए रूट पॉकेट्स भी होंगे और स्वॉलन पेटियोल भी होगा। पेटियोल बेसिकली क्या होता है? जो लीफ का सरफेस होता है जहां से वह ब्रांच से जुड़ी हुई होती है उसको हम पेटियोल बोलते हैं। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एरन काइमा इनमें प्रेजेंट है। हमें पता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें टिश्यू जो होगा वो बेसिकली बायोन्सी में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं एरन काइमा। एनाटॉमी में आप पढ़ के आते हो इस चैप्टर में, अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगी ही, बट आपको पता होना चाहिए कि एरन काइमा क्या है। एक आपके पास टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आपके पास ये आ जाते हैं एरन काइमा। ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर हाइड्रोफाइट, जो प्लांट्स आपके ज्यादा पानी में रहते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स जो आपके नॉर्मल से भी कम पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस जहां पर ड्राई एनवायरनमेंट है, तो वहां पर जो प्लांट होंगे उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स आर द प्लांट्स जो आपके कहाँ पर सर्वाइव करते हैं? जहां पर वाटर की कंडीशंस बहुत ही कम होती हैं, वाटर का लेवल बहुत कम होता है, वेरी लेस वाटर। तो देखो इसमें आपके पास दो एग्जाम्पल आते हैं, दो से तीन क्या आती हैं कंडीशंस आती हैं। या तो वो क्या करेंगे? ड्रॉट इवेडर होंगे, स्केपर होंगे। मतलब कि ऐसे प्लांट या तो वो गर्मी से बचना जानते होंगे कि इतनी ज्यादा ड्राई कंडीशंस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, वो बचना जानते हैं। या फिर वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होंगे, मतलब वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकते होंगे, इतनी पावर होगी उनके अंदर। या फिर क्या होंगे? वो एंड्यूरर होंगे। एंड्यूरर होंगे मतलब कि वो वहां पर ही जन्मे हैं, इन द सेंस मतलब कहने का ये है कि वो वहीं की कंडीशंस के लिए टोटली अडाप्ट है। उनको कोई मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद को बचाने की जरूरत नहीं है, खुद को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनमें नेचुरली ये एबिलिटी है कि वो टॉलरेट कर सकते हैं उस जीरोफिटिक कंडीशंस को। तो ड्रॉट इवेडर में आपके पास आते हैं जो कुछ महीनों तक ही सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ। फॉर एग्जाम्पल आर्जीमोन। ड्रॉट रेजिस्टेंस में आते हैं ऐसे प्लांट जो खुद को रेजिस्ट कर सकते हैं, जिनका जो लीव वगैरह होंगी, जो स्टेम होगा दैट इज सेक्यूलेंट। जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, कैक्टस देखा होगा, तो जो इनका प्लांट पार्ट होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है और उसमें स्टोरेज का काम होता है। ट्रू जीरोफाइट्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारी लेयरिंग होगी ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकें बहुत ज्यादा सनलाइट से, बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इनकी एपिडर्मिस थिक होगी और इनके चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल होगी। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं नेरियम हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंड्यूरर जो कि आपके जीरोफिटिक हैं, ट्रू जीरोफिटिक है, राइट। इसके अलावा अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें, जैसे हमने इन प्लांट्स की फीचर की बात की, ऐसे ही जब हम जीरोफिटिक कंडीशंस में जो प्लांट रह रहे हैं उनके फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इनकी रूट्स बहुत वेल डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि देखो जीरोफिटिक कंडीशंस है, पानी बहुत कम है, तो इनको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा। रूट्स का काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, तो इनको बहुत डीप तक जाना पड़ेगा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो दे हैव हाईली वेल डेवलप्ड रूट्स। रूट्स कैन गो अप टू वाटर। जो ऐसी रूट्स जो पानी के पास जा सकती हैं नीचे तक डीप में, उनको आप बोलते हो फिरेटोफाइट्स। इनके पास मैकेनिकल टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि बहुत हार्श हैबिटेट में रह रहे हैं। थिक क्यूटिकल होगी, इनकी क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक होगी। वैक्सी कोटिंग इनके ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि ट्रांसपीरेशन को कम किया जा सके। ट्रांसपीरेशन को कम क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है और अगर तुम लीव्स के थ्रू भी पानी बाहर निकाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं और ये ऐसी कोटिंग करवा लेते हैं, ऐसे स्टोमेटा बनवा लेते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपीरेशन कम हो, यानी वाटर का इवेपोरेशन कम हो, ताकि इनके पास वाटर प्रोटेक्ट रह सके। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे फाइलोड हो गया, फाइलोक्लेड हो गया, क्लैडोड हो गया। ये आपके पास फ्लैट और सिलेंड्रिकल स्टेम होते हैं बेसिकली। तो बस इन तीनों चीजों को आप मॉर्फो में पढ़ के आते हो, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, उसको भी मैं बाद में पढ़ाऊंगी। फिलहाल समझो कि एक ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, चाहे वो फाइलोड हो, चाहे वो फाइलोक्लेड हो, चाहे क्लैडोड हो, ये स्टेम के बेसिकली हमारे पास स्टेम के लीव्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप वाटर को स्टोर कर सकते हो। इनमें से कुछ तो आप
आपकी फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। अब वाटर जो है वो कई जगह पर स्टोर हो सकती है, वाटर कई जगह पर स्टोर हो सकता है। जैसे लीफ में स्टोर हो गया तो बोलोगे फाइलोकोली, फॉर एग्जाम्पल एलोए, एलोए की लीफ में वाटर स्टोर होता है। स्टेम में स्टोर हो गया तो बोलोगे काइलोकोली, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। अगर आपके पास रूट में वाटर स्टोर हो रहा है तो उसको आप बोलोगे राइजोकोली, फॉर एग्जाम्पल एस्पैरेगस। तो इस चैप्टर में यहाँ पर जो एग्जाम्पल है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको हर एक एग्जाम्पल याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनमें ट्राइकोम्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि इनके देखो हमें रूट के ऊपर हेयर होते हैं ये हमें पता है, लेकिन शूट के ऊपर भी हेयर होते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस में, तो इनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स इन पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल ऑन शूट। लीफ अगर इनकी रोल हो जाए ताकि ये ज्यादा ट्रांसपिरेशन को प्रोटेक्ट कर सके, कम कर सके ट्रांसपिरेशन को, एंड सेकेंडली ये आपके पास फोटोसिंथेसिस या ज्यादा हैवी टेम्परेचर से खुद को बचा सके, तो इनकी लीफ रोल हो जाती है। जैसे कि आपको मिलेगा एग्रोपाइरोन में आपको ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर लीफ क्या हो जाती है, रोल हो जाती है, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें या तो कम पानी था या ज्यादा पानी था। अब हम ऐसी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स की जिनके पास पानी तो है लेकिन पानी में सेलाइन कंडीशंस वेरी हाई है, मतलब जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो सॉल्ट लविंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हो हेलोफाइट। ये कहाँ सरवाइव करते हैं, जिनके पास मोर सॉल्टी कंडीशंस होती है। कंडीशंस सॉल्टी कैसे, मतलब यहाँ पर सोडियम वगैरह, क्लोराइड, आयंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉल्ट लविंग होते हैं ये, एंड फाउंड नियर कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के आसपास के इलाकों में ये आपको मिलेंगे। ये क्या शो करते हैं, ऑल्सो शोइंग जीरोफिटिक अडेप्टेशन, ये भी आपकी जीरोफिटिक अडेप्टेशन को शो करते हैं, यानी ये बिल्कुल सेम इसकी तरह होंगे। एंड इनके पास भी थिक क्यूटिकल होगी, मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस होगी, सनकन स्टोमेटा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट वाले पानी को ये नहीं ले सकते हैं। सॉल्ट ग्लैंड होंगी ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट इन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसको ये क्या कर सके, रिलीज कर सके। इनकी जो रूट, ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इनकी रूट्स जब आपकी, हमें पता है कि रूट्स हमेशा धरती की तरफ जाती है, ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर सॉल्ट कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं सॉइल के अंदर, तो ऐसे में रूट जो है वो सांस नहीं ले पाएगी, तो उसको रेस्पिरेशन के लिए वापस बाहर आना पड़ेगा। तो ऐसी रूट्स जो रेस्पिरेशन के लिए बाहर आ जाती हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म वो शो करती हैं। और इन रूट्स को आप बोलोगे न्यूमेटोफोर, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और इन न्यूमेटोफोर पे, जैसे सपोज मान लो दिस इज अ प्लांट, मैं आपको एक सिंपल सा वो दे रही हूँ। मान लो ये प्लांट है, इसकी रूट जानी तो नीचे चाहिए थी, बट ये रूट्स नीचे ना जाकर के क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाती हैं ऐसे। तो इन रूट्स को हम, जो ये ऊपर की तरफ आ गई हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। दीज आर द न्यूमेटोफोर। और इनके पास क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे इनके स्ट्रक्चर में, जिनको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेटोथोड। उसको हम बोलते हैं न्यूमेटोथोड, जिसके थ्रू ये एयर को क्या कर पाती है, रेस्पायर कर पाती हैं। इसके अलावा इनमें सॉल्टी कंडीशंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर इनका सीड नीचे गिर गया और फिर जर्मिनेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये अपनी बॉडी पर ही सीड को क्या करवाते हैं, कन्वर्ट करवा देते हैं, सीड को ही आपके पास आगे उसका जर्मिनेशन करवा देते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास एबायोटिक स्ट्रेस के लिए प्लांट में। अब कुछ स्पेशल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस आपको एनिमल में भी देखने को मिलेंगी स्ट्रेस कंडीशंस के लिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। जैसे कि हमें मिलती है एंटार्कटिक फिश में। एंटार्कटिक फिश जो होती है वो बहुत ठंडे इलाके में रहती है, और ऐसी कंडीशंस में उसकी बॉडी जो है उस तरीके से अडेप्ट है। कैसे, एंटार्कटिक फिश में आपको एंटी फ्रीज प्रोटीन मिलेगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो उसके बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज नहीं होने देती है। ये प्रोटीन उसके बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज नहीं होने देती और वो वहां पर अडेप्ट कर सकती है। तो ये है इसका फिजियोलॉजिकल मीन्स अडेप्टेशंस का। जैसे सील में भी आपको दिखाई देगा एक मोटा ब्लबर होता है जिसके थ्रू वो खुद को प्रोटेक्ट करती है। ब्लबर का मतलब होता है स्किन होना, बहुत मोटी स्किन होती है उनके पास, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल जो जीरोफिटिक कंडीशंस में रहते हैं उनके पास क्या होगा, बहुत ड्राई कंडीशंस में जो रह रहे हैं, तो उनके पास हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन, या इसका एक और नाम है चैपरोनिन।
चैप्रोनिन क्या है बेसिकली? दिस इज हीट शॉक प्रोटीन। इसको हम जीरोफिटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मिलती है ये। डीप सी एनिमल्स जो बहुत नीचे रहते हैं समुद्र के अंदर, तो उनपे प्रेशर बहुत ज्यादा लग सकता है। उस चीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कौन सी प्रोटीन होती है? बैरोफिलिक, प्रेशर लविंग प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर जो अगर इनके ऊपर लग भी रहा है तो इसमें अडेप्ट हो सकते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस, इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत ज्यादा, आपने कभी खुद भी फील किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हो जहां पर आप हिली एरिया पर जा रहे हो, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो उस कंडीशन को आप बोलते हो एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इसकी वजह से, लेस ऑक्सीजन होने की वजह से आपको एक प्रॉब्लम होती है हाइपोक्सिया, ठीक है? तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो आरबीसी का नंबर तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी घट जाती है। इसलिए जो इंडिविजुअल को एल्टीट्यूड सिकनेस होगा वो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करेगा? उसको नोजिया होगा, मतलब कि उसका कच्चा मन होगा, फटीग होगा, बहुत थकान होगी उसको, और इंक्रीज इन ब्लड, जो आपके पास क्या है, इंक्रीज इन बीपी, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट पाल्पिटेशंस जो होंगे वो आपके इंक्रीज हो जाती हैं, मतलब हार्ट का, दिल का धड़कना बहुत तेज हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशंस ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस जो बिहेव है अडेप्टेशंस का। एक होती है डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड मतलब बहुत ही ज्यादा जीरोफिटिक कंडीशंस में ये सरवाइव कर रही है। तो ये क्या करती है? इसका अलग ही तरीका है, ये बिहेवियरल मीन्स जो है अडेप्टेशन का वो शो करती है, जिसमें ये क्या करती है? सन को बाथ करती है। जब इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है ना, तो ये सन के पास आ जाएगी, सन बाथिंग करेगी, और जैसे जैसे इसको गर्मी लगने लगेगी तो ये फिर से क्या चली जाएगी? अपनी धरती के नीचे चली जाएगी, सॉइल के अंदर बरो हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके का फिनोमेना शो कर रही है। जब गर्मी बहुत तेज है तो ये छुप जाती है, और जब गर्मी कम होती है तो ये सन बाथिंग करती है। इसको हम बिहेवियरल अडेप्टेशंस बोलते हैं। कैंगरू रैट होते हैं आपके पास, जो आपको इनमें हमें पता है कि ये कभी पानी नहीं पीते हैं। तो ये पानी, क्योंकि अब बहुत ड्राई कंडीशंस में रहते हैं जहां पर पानी ऑलरेडी कम होता है, तो ये कंगारू रैट किस तरीके से सरवाइव करते हैं? ये एक्चुअली मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हैं, जो कैसे बनता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जब होगा तो बॉडी के अंदर क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इसीलिए इसके अलावा और भी इनके पास तरीका होता है कि अपनी बॉडी से वाटर को लॉस करें, इसलिए इनका जो यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और ये यूरिन में अपने यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे, यानी कि ये यूरिकोटैलिज्म है जो हम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दीज आर यूरिकोटैलिज्म। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा कंगारू रैट में, कंसंट्रेटेड यूरिन ये बनाएंगे और साथ में ये यूरिक एसिड भी रिलीज करेंगे। सो दीज आर द अडेप्टेशन जो आपके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशन के अंदर आते हैं, ठीक है? अब हमने अब तक जो भी पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट योर व्हाट अबाउट ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जब बस बहुत सारे, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है एक, राइट? और ये स्पीसीज एक पॉपुलेशन बना रही है। जैसे सपोज मैं बोल दूं कि ह्यूमन तो बहुत पूरी अर्थ पे ह्यूमन है, लेकिन अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ तो दिल्ली की एक पॉपुलेशन है ह्यूमन की। इसी तरह जैसे यूपी की एक पॉपुलेशन है ह्यूमन की। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, तो हर एक जगह की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो उसको आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन बोलते हो। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। एक वेटलैंड में कॉर्मोरेंट्स हो गए, छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, या एक अबंडेंट ड्वेलिंग में रेड्स की एक पॉपुलेशन हो गई, एक फॉरेस्ट के अंदर टिकवुड ट्रीज हो गए, या एक प्लेट के अंदर, कल्चर प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गई, पॉन्ड के अंदर लोटस प्लांट हो गए। तो बेसिकली ये सब क्या है? दीज आर द पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट, और सॉरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन के साइज को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन एन एरिया नोन एज पॉपुलेशन साइज। एंड व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? जब आप एक टाइम को डिसाइड कर लेते हो एक यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग, कि मैं बोल दूं कि दिल्ली में भी पर्टिकुलर एक कॉलोनी है, सपोज कोई कॉलोनी है, उसमें कितने इंडिविजुअल हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया, ठीक है? और एक टाइम मैंने लिया है।
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को आप क्या बोलते हो? डेमोग्राफी। और एक लोकल पॉपुलेशन की स्टडी को आप बोलते हो डीम। सो दीज आर सम डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली जब आप इकोलॉजी को इंक्लूड करते हो, जेनेटिक्स को इंक्लूड करते हो और साथ में इवोल्यूशन को इंक्लूड करते हो, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के। कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होते हैं। अब देखो, मैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को लेकर ये नहीं बोल सकती कि उसका बर्थ रेट कितना है, बट हाँ एक मैं पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एक पॉपुलेशन में कितना बर्थ रेट होगा, कितना डेथ रेट होगा, कितना सेक्स रेशो होगा, कितना जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी, वो सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। सो दीज आर सम एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, एक फीचर है एक पॉपुलेशन के। तो बर्थ रेट मतलब कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है एक पॉपुलेशन में, इसको हम और क्या नाम से बोलते हैं? इसको आप बोलते हो नेटैलिटी। नेटैलिटी बेसिकली क्या है? बर्थ रेट होती है, यानी कि इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एन से। डेल एन कितना क्या है? फाइनल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है और इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी ओवर इनिशियल पॉपुलेशन और उसका टाइम। तो बेसिकली ये क्या है? पर कैपिटा। नेटैलिटी क्या होती है? बेसिकली बर्थ रेट पर कैपिटा पर टाइम इन अ पॉपुलेशन। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। सपोज एक लोटस प्लांट था और वहां पर एक गार्डन था, वहां पर एक एक्वेटिक एरिया था, वहां पर लोटस थे। पहले कितने थे? 20 थे। न्यू कितने ऐड हो गए? 8 ऐड हो गए। तो नाउ कितने हो गए? फाइनल 28 हो गए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बर्थ रेट कितनी हुई है। तो हमें पता है कि 20 फाइनल थे, इनिशियली 20 थे, इनिशियल 20 थे। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने टाइम 1 साल का दिया था, तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग जो है वो पर ईयर क्या हुए हैं? वहां पर इंक्रीज हुए हैं। तो दिस इज द बर्थ रेट ऑफ दैट एरिया। अब हम बात करेंगे डेथ रेट की। डेथ रेट क्या होती है? बेसिकली मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। इसको आप डिफाइन करोगे डेल एम बाई एम डेल टी। इनिशियली ज्यादा होंगे, एक पर्टिकुलर डेथ रेट के बाद कम हो गए होंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल डेल टी। तो यहां पर सपोज पहली फ्रूट फ्लाई थी 40, ठीक है, और अब उसमें से कितने की डेथ हो गई? 4 की डेथ हो गई। तो अब क्या आपके पास रेशो आया होगा? डेथ रेट क्या ही होगी? तो 40 माइनस 36 ओवर 40। तो आपके पास आया कि हर वीक हमने एक टाइम दिया हुआ था कि हर एक वीक में कितनी फ्रूट फ्लाई की डेथ रेट कितनी है? 0.1 जो है वो फ्रूट फ्लाई डाई हो रही है पर वीक। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। नाउ थर्ड एट्रीब्यूट इज द सेक्स रेशो, जिसमें फीमेल और मेल का आप कंसिडर करते हो कि एक पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं। तो 60-40 का रेशो ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा दिया गया है। ये चेंज भी हो सकता है, बट जो अब तक है आपके पास अपडेटेड एनसीईआरटी में, दैट इज 60-40। ओके, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने क्या बताया आपको? एक एरिया ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितने ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के और कितना टाइम आप उसको दे रहे हो काउंट करने के लिए। कि मैं मान लो मैंने एक साल का टाइम दिया कि मैं 1 साल में देखूंगी कि वहां पर कितनी पॉपुलेशन है। तो वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेकिन इसको आप बहुत सारे तरीके से मेजर कर सकते हो। कुछ को डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, कुछ का बायोमास काउंट कर सकते हो, कुछ को इनडायरेक्ट तरीके से। जैसे कि डायरेक्ट अगर आप काउंट करोगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को कवर करने का, तो उसमें आता है नंबर। जैसे नंबर में आप क्या ले सकते हो? या तो नंबर ज्यादा होंगे या कम होंगे। जैसे कि लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन मिलती हैं आपको भरतपुर राजस्थान में, और मोर में अगर आप देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास मिलियंस में पहुंच जाती है पोन में। तो ये आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, दिस इज द डायरेक्ट काउंट। बट व्हाट अबाउट द बायोमास? लेकिन जब आप काउंट नहीं कर पा रहे हो पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो हम देखेंगे बायोमास। जैसे कि 200 पार्थेनियम के प्लांट हैं, कैरेट ग्रास है और एक बैनियान ट्री है। तो दोनों में से किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? इसका बायोमास ज्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। ठीक है। इनडायरेक्ट काउंट, अब जैसे सपोज टाइगर है, अब टाइगर को आप डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है रीजन। तो उस कंडीशन में बेसिकली टाइगर को आप इनडायरेक्टली काउंट करोगे कि एक जंगल में कितने टाइगर हैं। तो उसके लिए हम उनका पगमार्क यूज करते हैं, या फिर फेकल पैलेट्स जो होती हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा वहां पर स्टूल जो है वो आउट किया है। तो उस कंडीशंस को हम मेजर करते हैं और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वहां पर कितने टाइगर हैं। पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स आर यूज्ड इन द सेंसस ऑफ टाइगर। टाइगर की काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं इन नेशनल पार्क हो चाहे फिर टाइगर रिजर्व हो, वहां पर आप ये मेथड फॉलो करते हो। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, जहां पर आप सिर्फ अंदाजा लगाते हो कि यहाँ पर इतने ऑर्गेनिज्म होंगे। सपोज नंबर ऑफ फिश, आपको फिश का काउंट करना है तो आप एक ट्रैप करोगे, एक वाटर में ट्रैप करोगे और जितनी फिश आ गई उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगाओगे कि यहाँ पर ज्यादा फिश है या कम फिश है। नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप गिव
गिव इनफ आइडिया अबाउट पॉपुलेशन ऑफ फिश इन लेक, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा फिफ्थ पैरामीटर जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द एज स्ट्रक्चर, और जिसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। इसको हम जो है बेसिकली और क्या बोल सकते हैं, हेल्टोनियन पिरामिड्स भी इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें आपको 3 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो बेसिकली हम पहले ऑर्गेनिज्म की फेज डिस्क्राइब कर लेते हैं। 3 फेज होती हैं। एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव, जिसमें हम बच्चे वाली कंडीशन में होते हैं। एज काउंट करनी है ना आपको, एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखने है कि कितने ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं इंडिया की बात कर लेती हूँ, हमें पता है कि इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, टीनेजर्स और फिर यंग हैं, और फिर उसके बाद बेसिकली आपके पास कौन है, ओल्ड पीपल आते हैं। तो अगर हम ये कंडीशन देख रहे हैं तो सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव में बच्चे होंगे, यानी कि जो आगे चल करके रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। फिर आएगी रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो। फिर आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसमें आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसके बेस पर आपके 3 ग्राफ आते हैं। एक आता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिसको हम पॉजिटिव पॉपुलेशन भी बोलते हैं, ये ट्राईएंगुलर शेप बनाती है। एक आती है बेल शेप और स्टेबल पॉपुलेशन, और एक होती है आपके पास डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अर्न शेप, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप पॉपुलेशन। तो 1 बाय 1 तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव को बेस पे रखा गया है, फिर रिप्रोडक्टिव होता है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है। तो प्री रिप्रोडक्टिव का अगर बेस देखोगे तो बहुत ब्रॉड है, फिर रिप्रोडक्टिव का है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है। इसका मतलब ऐसी कंट्रीज हैं ये जहां पर पॉपुलेशन जो है वो सडनली एक्सपेंड करेगी फ्यूचर में। इन कंट्रीज को हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया और चाइना इसका एक बेटर एग्जांपल है। उसके अलावा आती है डेवलपिंग कंट्री, जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग लगभग सेम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़े कम है। इसका मतलब ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो स्टेबल है, फ्यूचर में जाके ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी, और ये होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। इसके बाद थर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन घट रही है। और पॉपुलेशन कैसे घटेगी, जब जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ऑर्गेनिज्म है वो कम होते चले जाएंगे, यानी फ्यूचर में जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव कम है। प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो वो जब रिप्रोडक्टिव के लिए आएंगे तो उनकी संख्या कम होगी विद रिस्पेक्ट टू नाउ, अभी क्या है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपको मिलेगा कि प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्टिव की संख्या ज्यादा है जो अभी रिप्रोडक्टिव है। बट फ्यूचर का अगर हम एस्पेक्ट देखें तो फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे जो रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे। ऐसी कंट्रीज को आप, जो इनके लिए ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं अर्न शेप या फिर स्पिंडल शेप। अर्न एक वेसल होता है जो बेस से नैरो होता है, बीच से ब्रॉड होता है, फिर से नैरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्न शेप। नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो ये तीनों ग्राफ आपको याद होने चाहिए। पहला है एक्सपेंडिंग या फिर ट्राइंगुलर शेप वाला ग्राफ, दूसरा है बेल शेप स्टेबल पॉपुलेशन, थर्ड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अर्न शेप पॉपुलेशन। तो आज मैं यहीं तक कवर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी का चैप्टर जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी हम पढ़ेंगे। आप यहाँ तक पढ़ के आना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इसके नोट्स मैं आपको दूंगी, पूरी को के नोट्स मैं एक साथ आपको एक PDF फॉर्मेट में दूंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।